हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन जिसमें आज हम लोग देखेंगे यूनिट 2 दैट इज मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया। देखिए यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का सिलेबस यूनिट 2 में ऐड किया गया है बट मेंशन किया गया है ओनली सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ओके, तो मॉडर्न इंडिया में जो भी पॉलिटी साइड से हुआ है उसे हम इस यूनिट में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फोकस उस टाइम की सोशल कंडीशंस इकोनॉमिक कंडीशंस पे होगा। ठीक है। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से अगर हमारे पूरे सिलेबस में सबसे इजी कोई चीज है तो वो मिडाइवल हिस्ट्री है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लिमिटेड थीम्स पर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और तो इसमें आप बुक के हिसाब से मत जाइएगा कि आप बुक उठाई और पूरी पढ़ना शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना है आपको। चलिए पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जानेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोग भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें जरूरी है कि हम कुछ फिलोसफर्स के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट तैयार रखें बिकॉज पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, और रीजंस क्या थे अभी हम डिटेल में देखेंगे। पहले एक बार देख लें सुपरफिशियल लेवल से कि हमारा इसमें है क्या क्या सिलेबस में। नेक्स्ट है हमारा मुगल स्टेट। उसी के साथ साथ हम लोग साइड में देखेंगे मराठास, स्पेशली देयर राइज अंडर पेशवाज। एंड नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर, बट विजयनगर में काफी लिमिटेड थीम से पूछा जाता है तो वो आपके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एक इस टाइम पे कोई ट्रैवलर्स आए हैं तो उन ट्रैवलर्स के अकाउंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये लोग आए थे तो इन्होंने क्या बताया सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए एक एक करके देखते हैं पूरा। सबसे पहले जो अर्ली इन्वेजन शुरू हुए जैसे मोहम्मद गौरी के टाइम के। ऑलराइट, तो यहाँ से हमें जानना है बैटल्स के बारे में। जैसे बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ठीक है, दोनों। एंड चंदावर हुई थी। इनके बारे में छोटा सा नोट, हार्डली कहीं 3 पॉइंट्स का, बस उतना ही जानना है, इससे ज्यादा मत जानना। कौन से ईयर में हुई थी, किसके बीच में हुई थी, इसी तरह की बातें। ठीक है, तो ये हुई थी 1191 एंड 1192। ये हुई थी उसके नेक्स्ट ईयर 1193। राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि ये लोग जीते क्यों, यानी कि जो राजपूत थे जो उस टाइम पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनके सोशल स्ट्रक्चर में कुछ इशू था। सोशल प्लस पॉलिटिकल साइड भी। ओके, और इकोनॉमिक साइड पे। इकोनॉमिक में ही मैं आपको मिलिट्री साइड भी लिख दे रहा हूँ। मिलिट्री से मतलब है कि कुछ ज्यादा नई टेक्निक इजाद करने की कोशिश नहीं की गई। जैसे जब ये लोग आए थे वहां से तो जैसे बाबर आएगा आगे तो एक टेक्निक लेके आता है, वो बैलगाड़ियों के पहिए यूज करता है इस तरीके से। ठीक है, एक एक तरह का नाला खोद देता था, एक तरफ वो दूसरी तरफ फोर्स से होता था और फिर उन बैलगाड़ियों के पीछे से फायर करते थे। मतलब वो एक टेक्निक लेके आए थे क्योंकि वो सेंट्रल इंडिया में उस टाइम बहुत लड़ाइयां चल रही थी, वहां से जब हारते थे ये जितने मुगल्स वगैरह जो भी आए ये सब वहां पे हारते थे, तब जाके इंडिया की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, यानी कि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन जो रूलर्स थे इस टाइम के राजपूत, ये थोड़ा सा आइसोलेशन में रहे। ये देख नहीं रहे थे कि इनके एरिया के बाहर भी जो लड़ाइयां चल रही है वहां क्या हो रहा है। राइट। सोशल कंडीशन की बात करें तो वर्ना सिस्टम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। ठीक है, एक सोल्जर है, वो सोल्जर ही खुद का खाना भी बना रहा है, खुद का पानी भी पी रहा है, सब लड़ाई भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ लेबर नहीं कर रखा है। आप वो छूत अछूत वाली चीजें मान रहे हो, नहीं नहीं इसके हाथ का पानी तो हम पी नहीं सकते, इस तरह की। तो उससे क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाया और अल्टीमेटली जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी आर्मी की वो नहीं हो पाई। एक ही आदमी अपने सारे काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली पॉलिटिकल की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन बहुत था। सब राजपूत थे बट उसके बाद भी उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी। आपस में इंटरनल स्ट्राइक बहुत चलते थे। जैसे फेमस एग्जांपल पृथ्वीराज चौहान और उनके ससुर जयचंद का। राइट, तो ये इंटरनल स्ट्राइक की वजह से भी जो गौरी गजनी के इन्वेजन हुए उनको फायदा मिला। राइट। इकोनॉमी की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन था बिल्कुल। एक सेल्फ सफिशिएंट टाइप की इकोनॉमी चल रही थी, बस लोगों का उतना ही ध्यान था कि जितना प्रोड्यूस हमारे विलेज को चाहिए, विलेज में रह रहे लोगों को, उतना ही सेल्फ सफिशिएंट विलेज वाली लाइफ जी रहे थे। ठीक है, कोई सरप्लस था नहीं, कोई इकोनॉमी में प्रोग्रेस हो नहीं रहा था। मिलिट्री में कोई न्यू इन्वेंशन हो नहीं रहे थे इनसे। और जैसे आयरन स्टिरअप, ठीक है, वो लेकर आएंगे, ये जो इन्वेडर्स आएंगे वो आयरन स्टिरअप यूज कर रहे हैं, हम लोग लेदर स्टिरअप यूज कर रहे थे। ठीक है, वो घोड़े के नीचे पैरों में वो नाल यूज करते थे ताकि वो माउंटेन्स पे पहाड़ी पथरीले इलाकों में इजिली चल पाए। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। और फिर दूसरा कि उनके पास बेस्ट क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस भी हुआ करते थे। तो मिलिट्री में उनके पास सीधे सीधे काफी सारे एडवांटेज थे।
अब उसमें ये मत लिख देना कि वो जिस एरिया से आते थे वहां बहुत बैटल होती थी, वो लोग ज्यादा ब्रेव थे, ऐसा नहीं है। राजपूत से ज्यादा ब्रेव नहीं थे। वो तो ब्रिटिशर्स ने ही माना है कि राजपूत वर द मोस्ट ब्रेव पीपल। तो ऐसे पॉइंट्स मत लिख देना, नहीं तो आंसर में पूरे नंबर गवा बैठोगे। ऑलराइट। तो एक तो ये आपको राजपूत की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये कंडीशंस देखनी होंगी आपको। ठीक है। और दूसरा, ये जो दो इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी इन पे शॉर्ट शॉर्ट नोट, ज्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही शॉर्ट में। ऑलराइट। तो ये दो चीजें कवर करेंगे आप अर्ली इन्वेजन से, घुरिद इन्वेजन जिनको हम कहते हैं। ऑलराइट। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इल्तुतमिश। क्योंकि देखिए इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब रूल कर चुके थे, बट अगर कहीं रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का तो ही इज इल्तुतमिश। तो इसके अंडर में दो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया, यानी जो चीजें कॉन्कर की इसने सारे एरियाज, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल फाउंडेशन इसी ने लेट डाउन की थी दिल्ली सल्तनत की। और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसने जो तिरकने चिहलगनी स्टार्ट की थी। ठीक है। जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉप्स ऑफ 40। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के ना बहुत बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेंगे ये टर्किश लोग। फिर इनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी कि टर्किश लोग ईरानियंस को पसंद नहीं कर रहे हैं, एब्सिनियंस को पसंद नहीं कर रहे, इंडिजिनस मुस्लिम यानी इंडियन मुस्लिम्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और यही लोग हरकत करेंगे रजिया सुल्तान के टाइम पर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूलर हो जाएंगी रजिया बेगम। इनकी टाइम से आपको इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करना होगा डिप्लोमेसी। इन्होंने काफी डिप्लोमेटिकली अपने सामने जो चैलेंजेस थे वो हैंडल किए थे। व्हील गिव अप कर दिया, नहीं रहना मुझे पर्दा सिस्टम में। ठीक है। एक इनका हुआ करता था, जैसे इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, उसी से इन्होंने शादी भी कर ली थी फिर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो तुर्कन चीहल थी, ये चाहते थे इसके भाई को बनाना, और बना भी दिया था। तो फिर इन्होंने डिप्लोमेटिकली हैंडल किया था चीजों को, जैसे आपने बाहुबली में शिवकामी देवी को देखा है। राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हो जाता है इस डायनेस्टी से बलबन, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बारे में दो चीजें बहुत जरूरी, एक तो इसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप। इसी ने माना कि भाई साहब राजा धरती पर अल्लाह की इमेज है, तो इसने एक कंसेप्ट दिया, जिले अल्लाह। ठीक है। मतलब किंग इज शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राइट। उसी तरीके से लेके आया पाइबोस, सजदा एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकंड इज हीज पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। बहुत रूड था, बहुत ज्यादा रूड। जैसे मेवात से आने वाले लोग उस टाइम फेमस थे कि ये चोरियां करते हैं दिल्ली में आके। तो ये उनको तो मारता ही मारता था, ये पूरा गांव जला के पूरा जंगल साफ करवा देता था। जंगल कटवा देगा कि इनको छुपने की जगह ना मिले, उनका पूरा गांव जला देता था। ये तो बहुत बहुत क्रूअल टाइप का भी आदमी था। एंड इवन अपने ही जो ऑफिसर्स होते थे, अगर इन्होंने भी नीचे कोई अन्याय किया है ना, तो ये बहुत क्रूअल पनिशमेंट देता था। जैसे ही जिसका ऑफिसर हुआ करता था, उसने शायद किसी लेडी के पति को मार दिया था, उसकी लेडी आ गई थी इसके उसमें कि मेरे साथ न्याय कीजिए। तो उसने उसको मारने की सजा दी, लेकिन फिर काफी सारा उसने पैसा दिया उस औरत को, माफी मांगी, तब जाके माफ किया। मतलब उसने अल्टीमेटली उस औरत के हाथ में दे दिया था, आप जो सजा देना चाहें दे सकती हैं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल था उसका। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा जस्टिस पसंद तो था उसको। ठीक है। जस्टिस के मामले में वो रियायत नहीं करता था। इवन इसने अपने खुद के भाई को, कजिन भाई, ताकि अपने कजिन को पॉइजन तक दिलवा दिया था, क्योंकि उसकी हरकतें ठीक नहीं थी। तो बलबन से आपको दो टॉपिक तैयार करने हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। प्लीज बुक के हिसाब से सब कुछ पढ़ने मत बैठ जाना यार, वरना मेंस नहीं दे पाओगे ऐसे ठीक से। आपको सिर्फ मेंस में अपना आंसर लिखना है, एग्जाम निकालना है, चले जाना है। आपको टीचर थोड़ी बनना है कि कोई आपसे पूछेगा अच्छा आपने एग्जाम निकाल लिया पर आपको ये बात नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, नहीं पूछी जाती एग्जाम में, नहीं है इंपॉर्टेंट मेरे एग्जाम के, नहीं पता मुझे, मैं वही पढ़ूंगा जो मुझे, जिस पे बेस मुझे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई पद्मावती मूवी आ गई उस पर तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं वो बात नहीं है, मतलब था इंपॉर्टेंट था वो आदमी। क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो उस टाइम मुगल्स इन्वेजन बहुत ज्यादा, मंगोल्स की इन्वेजन बहुत ज्यादा हो रहे थे, एंड दे वर द मोस्ट क्रूएल पीपल। वो बेतहाशा अत्याचार करते थे, बहुत मारते थे। ठीक। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुल रहा था इन मंगोल इन्वेजन को रिपील करने में। तो एक फर्स्ट चीज आपको इसके बारे में जाननी होंगी, इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स।
क्योंकि ये एक रूलर था उस टाइम पे जो साउथ तक जीत के आ गया था अंडर मलिक कफूर। ओके, वो मदुरई तक जीत लिया था उसने पूरा, दौर समुद्र जीत लिया उसने, पूरा कर्नाटक आंध्रा रीजन जीत लिया, मदुरई तक पहुंच गया था। ओके, तो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स यानी कि इसके अंडर में जो एक्सपेंशन हुआ है, इस एक्सपेंशन का ना एक मैप दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगर आप वो मैप एज इट इज बनाएंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाओगे। और उसमें ईयर भी लिखे हैं बकायदा, किस ईयर कहाँ पे इन्विजन किया था। थोड़ी सी मेहनत करके अगर मैप याद कर लिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ये अपना फेमस हुआ था मार्केट रिफॉर्म्स के लिए। से मार्केट रिफॉर्म पे एक शॉर्ट नोट जरूर तैयार करना, 6 या 11 मार्क में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सिर्फ ये दो चीजें जान लो इसके बारे में, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब ये एक ऐसा आदमी था, जैसा कि आज मेजोरिटी अपने एमपीपीएससी में स्टूडेंट्स होते हैं, प्लान बनाएंगे, थोड़े दिन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लगेगा कि यार आउटपुट नहीं आ रहा, चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टिक नहीं करता था एक प्लान पे। इनोवेटिव था, काफी काफी अच्छी चीज है। तो इसका ओवरऑल आपको कैरेक्टर जानना होगा सबसे पहले। ठीक है, इनोवेटिव था, काफी नई नई चीजें करने की कोशिश तो करता था, नीयत भी साफ थी। ठीक है, ऐसा कोई रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस नहीं था इसमें। इसे कई ऐसी चीजें करने की कोशिश की जो अपने वक्त से आगे थी, कि अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट पेशेंस नहीं रखा, इसलिए सक्सेसफुल नहीं। नेक्स्ट इसने जो 4 स्टेप लिए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे आपको बहुत अच्छे से नोट तैयार करना होगा। एक तो कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली से। ठीक है, सेकंड वाज इसका कराची एक्सपेडिशन, जो कि फेल हो गया था, इसको प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट वाज खुरासन एक्सपेडिशन। बहुत लंबी फौज तैयार कर ली थी उसने, सबको एडवांस भी दे दिया था, बट फिर वो एक्सपेडिशन फेल हो गया, मतलब नहीं किया उसने अटैक। एंड नेक्स्ट वाज करेंसी। करेंसी में जो रिफॉर्म किए थे, सोने चांदी के सिक्के बंद करके तांबे के सिक्के चला दिए थे, तो उससे काफी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो आप एक तो इसकी कैरेक्टर पे नोट तैयार करेंगे, और ये जो इसके 4 स्टेप्स थे इन पे तैयार करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये सबसे सिंपल आदमी है, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट तो कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा जो जितनी टेरिटरीज ने इनहेरिट की थी ना मोहम्मद बिन तुगलक से, वो भी हारना शुरू कर दी थी। तो वॉरियर जैसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एंगल्स का कुछ नहीं है। सिर्फ अगर इससे कोई क्वेश्चन आ सकता है तो इसके वेलफेयर मेजर्स थे। वेलफेयर मेजर्स इसने काफी किए थे। ट्रेवलर्स के लिए सराय वगैरह बनवा दिए थे, बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसा वगैरह बनवा दिए थे। ओके, काफी सारे वेल लेक्स पॉन्ड्स वगैरह बनवाए, ताकि पानी वानी की दिक्कत ना हो। एग्रीकल्चर में इसने काफी अच्छा किया, इसने कुछ एक दीवान अलग से स्टैब्लिश किए। तो इसके वेलफेयर मेजर तैयार कर लीजिए, बस उससे ज्यादा नहीं जानना है आपको, इतने में काम हो जाएगा आपका। अच्छा, मैंने आपको ऊपर वो नहीं बताया ना, भक्ति सूफी वाला। एक सेकंड। ओके ओके, वो मैं अभी बता दूंगा याद से, वरना मैं भूल जाता, मुझे लगा शायद मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो दिल्ली सल्तनत की बात हो गई, बट क्योंकि हम लोग एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी टाइम पर हमारे मालवा में क्या चल रहा था, हमें वो जानना भी जरूरी है। एंड बेस्ट थिंग इज कि काफी कम स्कोप है यहाँ से कुछ नया पूछे जाने का। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले कि हमारे मालवा में इस टाइम पर सोशल कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, सोशल कंडीशन। कि देखिए, इस्लाम ने आगे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस यही किया था कि हमारी सोसाइटी में सब्जुकेशन बहुत हो रहा था। कुछ 8-10% लोग टॉप पर बैठे हुए जाति के नाम पर मेजोरिटी को दबा रखा था। तो वो जो दबी हुई मेजोरिटी थी ना, वो कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ टिल्ट होती चली गई। ठीक है, उनको लगा कि यार यहाँ पे कम से कम थोड़ी इक्वालिटी मिलेगी। पहले तो यहाँ की सोशल कंडीशन जाननी होंगी, फिर मालवा से हमें दो रूलर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। एक तो परमार डायनेस्टी। आई कैन अश्योर यू, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज में, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो राजा भोज पर ही आएगा। और उनके बारे में भी आपको सिर्फ दो चीजें प्रिपेयर करनी है, एक तो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, राइट, एंड सेकंड थिंग, इनके टाइम पर काफी सारी कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो कल्चरल डेवलपमेंट्स आप तैयार करेंगे। एंड ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स, दैट्स इट। बुक में चाहे कितना भी भर के दिया हो, प्लीज स्टिक कीजिए अपने आप को, 5 to 6 पॉइंट ही जानना है इनके बारे में आपको। प्रोवाइडेड कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, आप चीजों को इलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जानेंगे चंदेल रूलर के बारे में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद्याधर। ये बहुत वेरी पावरफुल। ठीक है, तो अगेन इनका सिर्फ आपको एक ही सेक्शन जानना है कि इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या थी। ऑलराइट, तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत यहाँ पे हो जाएगा। फिर ओवरऑल हम लोग जानेंगे, प्लीज
हाईलाइट दिस, ओके, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। एक सेकंड, मैं इसको जरा बॉक्स कर दूं, क्योंकि मुझे आप में से कई लोग जो वीडियो नहीं देखते ना, उनके साथ पीडीएफ शेयर करनी पड़ती है टेलीग्राम पे। कुछ वीआईपी लोगों के पास टाइम नहीं है वीडियो के लिए, तो जरा पीडीएफ को भी ठीक से मार्क करके रखना पड़ता है मुझे। एनीवे, नेक्स्ट इज ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम या मुस्लिम कल्चर कह सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम और मुस्लिम कल्चर। काफी वर्ड्स हैं जो उर्दू से लिए गए हैं हमारे यहाँ। आज रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं। आई थिंक कुर्सी इज उर्दू वर्ड। कुर्सी हमारा वर्ड नहीं है, इट इज उर्दू वर्ड, ठीक है। तो लैंग्वेज में काफी सारा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें। और इनफैक्ट उर्दू जो लैंग्वेज है वो कोई बाहर से नहीं है, ये वो यहीं पे हमारी यहीं डेवलप हुई है ओवर द टाइम। अरे ठीक, तो लैंग्वेज में आपको जो चीजें मिल रही हैं वो जाननी चाहिए इम्पैक्ट में, ठीक है। उसके सोशल इन्फ्लुएंस भी काफी किया। कई लोग डर के मारे तलवार की दम पर कन्वर्ट करवाए गए, बट कई कई थे जो डेलिबरेटली भी हुए। उसके दोनों रीजन थे कि एक तो एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा स्टेट के अंदर में अगर मुस्लिम रहेंगे तो, और दूसरा कहीं ना कहीं ये जो कास्ट सिस्टम के नाम पर अनटचेबिलिटी प्रिवेल कर रही थी उसको थोड़ा सा ओवरकम करना चाहते थे। ऑलराइट, तो इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम एंड नेक्स्ट इसी के साथ आप कर लेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अब भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करना बहुत जरूरी हो जाता है दोनों कॉमन के लिए, दोनों में सेम चीज, कि इनका राइज हुआ क्यों, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि इस्लाम था, हिंदुइज्म था, तो फिर एक अलग से मूवमेंट चलाने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो वो फैक्टर्स आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट संत के नाम और उनपे एक शॉर्ट नोट आपके पास रेडी होना चाहिए, जैसे रामानंद, राइट। नेक्स्ट वॉज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रामानुजन, रामानुजन एंड शंकराचार्य। इन दो पे नोट तैयार रखिएगा, कम से कम 6 मार्कर के हिसाब से तैयार रखिएगा, आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट वॉज तुलसीदास, ओके। फिर सूफी से अगर देखें तो हमें जानना होगा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट वॉज निजामुद्दीन औलिया। ठीक। उसके बाद कुछ ट्रैवलर्स आए थे तो उनके नाम जानने होंगे, जैसे अलबरूनी, ठीक है। एक किताब है रहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है उस टाइम की हमें सोशल कंडीशंस क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, तो इस पे एक नोट तैयार होना चाहिए आपके पास। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर जो एक ब्रेक आता है छोटा सा दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बीच में, वो लेके आता है ये आदमी, शेरशाह, ठीक है। इस आदमी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता था कि इसके पास लायन जैसा डेयरिंग भी था और फॉक्स जैसा चालाक भी था ये, ठीक है। तो इस शेरशाह सूरी का कैरेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू प्रिपेयर ए नोट ऑन दिस, शेरशाह सूरी, उसका पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है। इसी ने हुमायूं को भी हराया था, ठीक है, तो वो भी जानेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम मुगल्स पे। मुगल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा आपको अकबर पे मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर पे मिलेंगे, और भी काफी चीजें हैं जो करनी है, एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बैटल्स, पानीपत की तीनों, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन पे नोट तैयार रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में हराया गया था इब्राहिम लोधी को, बाबर ने, ठीक है। सेकेंड वॉज अगेंस्ट दैट, क्या नाम था यार, एक तो बैरम खान उस तरफ से, एंड उधर हेमू, हेमू वर्सेस बैरम खान। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट थी अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। इस थर्ड बैटल ने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। और इस तरह का क्वेश्चन मिला भी जा सकता है कि ये बैटल अगर नहीं होती ना, तो ब्रिटिशर्स के लिए इतना आसान नहीं होता इंडिया जीतना। इस बैटल ने, जो मराठा ऑलमोस्ट मुगल को रिप्लेस कर सकते थे,
जो पूरी, आप कह सकते हो कि इंडियन एम्पायर बना सकते थे पूरा, वो मराठा यहाँ पे हार गए और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि अब कौन बड़ा रूलर है देश का। तो ब्रिटिशर्स को रास्ता मिल गया, वो इमर्ज हुए। तो थर्ड बैटल शायद, थर्ड बैटल का आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट हमेशा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, थर्ड बैटल का इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया पे। ये हिस्ट्री डिफाइन करने वाली बैटल थी। नेक्स्ट हुमायूं। नहीं, पहले मुझे आपको बाबर के बारे में बताएं। बाबर से क्वेश्चन आपको सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है, वो ये कि इसने जो किताब लिखी है तुजु के बाबरी, इसमें हमें पूरा पता चलता है कि इंडिया की इस टाइम कंडीशन कैसे थे। इसने इस किताब में ये तक बताया है कि ये जब निकल रहा था वहां से कहीं ब्यास नदी से, पंजाब पंजाब साइड से, तो इसे देखा कि एक छोटी सी 8 साल की बच्ची और एक 80 साल के बूढ़े आदमी जो मर चुका है उसको लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने बूढ़े आदमी की चिता पे उस बच्ची को बिठाया, उसको हाथों में चेनें बांधी, साइड में लठ डंडे लेके खड़े हुए ताकि वो भाग ना पाए, और उसको आग लगा दी गई। ठीक है, मतलब सती प्रथा देखी उसने पहली बार। मतलब उस बंदे ने, बाबर, जो कि अपन लोग मानते हैं कि ये सब जो आए थे काफी क्रूअल टाइप के होते थे, बाबर भी था वो, वॉर के बाद जो सिर काट दिए जाते थे उनका माउंटेन बनाता था। बट द थिंग वॉज कि सती की जो उसने देखा ना, उसने कहा यार इससे क्रूअल लाइफ में मैंने कुछ नहीं देखा है। उस टाइप की हॉरिबल थी वो सती प्रथा। ओके, तो ये तुझु की बाबरी, और उसके बाद इसने काफी सारी कंडीशन वैसे ही बताई है कि इंडियन हमारी सोसाइटी उस वक्त कैसी थी। ठीक है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में इसने बताया है, ये क्लाइमेट वगैरह, ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट। राइट। उसके बाद इसने कि हमारी यहाँ पे पॉलिटिक्स टाइम कैसी चल रही थी, काफी फ्रेगमेंटेड थी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो दो चार थीम है, सोसाइटी, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, पॉलिटिक्स, इस हिसाब से बस आप ये तुझु के बाबरी को प्रिपेयर कर लें, काफी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वॉज हुमायूं। हुमायूं का सिर्फ एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये फेल क्यों हुआ। जब बाबर ने इसको ऑलमोस्ट सब कुछ जीत के दिया था तो ये फेल क्यों हुआ शेरशाह सूरी से लड़ाई में। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इसका फेलियर पूछा जा सकता है, उसके रीजन क्यों फेल हुआ ये। राइट, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा इससे, अगर पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, दैट इज अकबर। एक सेकंड गाइस, जरा मैं इसको बॉक्स कर दूं यार, कुछ लोग कहते हैं समझ नहीं आ रहा। हुमायूं, अकबर। चलो, अकबर से काफी क्वेश्चन आएंगे। या, तो पहले तो आपको अकबर का पर्सनली पर्सनली आपको इसका कैरेक्टर प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, इसके क्या व्यूज थे, सोसाइटी को लेके इसके क्या व्यूज थे, रिलीजन को लेके इसके क्या व्यूज थे। ठीक है, ये सब, मिलिट्री में इसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, काफी सारी नई टेक्निक्स डेवलप की थी मिलिट्री में, इसलिए इसकी मिलिट्री इतनी सक्सेसफुल हुई थी। अकबर की आर्मी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है इंडियन कॉन्टिनेंट में। तो इसका पर्सनल कैरेक्टर आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट वॉज अकबर के टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलीजियस प्लस मिलिट्री। इन सब हेडिंग के अंडर में आप 5 पॉइंट्स ईच तैयार रखिएगा। राइट, किसी पे भी आ सकता है क्वेश्चन, उस टाइम की पॉलिटी, उस टाइम की सोशल, उस टाइम की रिलीजियस कंडीशन, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार रखिएगा। जैसे रिलीजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका दीन इलाही। राइट, इस टाइप की चीजें। दूसरा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो वो था रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि यही रेवेन्यू सिस्टम बाद में ब्रिटिशर्स ने काफी टाइम तक फॉलो किया जब तक उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट नहीं ले आए थे। ठीक है, तो इसमें दह सलाम, और इस दह सलाम में आपको टोडरमल ने बनाया था ये तो ये याद रखना है। रेवेन्यू सिस्टम प्रिपेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वॉज इसके जो नवरत्न थे, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में, चाहे वो 6 मार्कर में आए, 3 मार्कर में आए। नेक्स्ट वॉज अकबर की पॉलिसी टुवर्ड्स राजपूत, क्योंकि शायद ये पहला राजा था अकबर जिसने ये समझा कि नहीं, लड़ने से बेटर अगर इन्हीं को अपने साथ एनलिस्ट कर लिया जाए, क्योंकि राजपूत वर कॉल्ड एज द सॉर्ड ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक, कि अकबर तो कभी लड़ाई में जाता भी नहीं था यार, वो तो गया भी नहीं, लेकिन वो इन राजपूतों के साथ एक तरह का अलायंस कर लेता था, और दीज राजपूत केप्ट ऑन फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अकबर। आपने पढ़ा होगा राणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, मराठा शिवाजी में जय सिंह गए थे। ठीक है, तो इन्होंने, अकबर की जो पॉलिसी थी राजपूत के अगेंस्ट, इसने मुगल एम्पायर बिल्डअप करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद इसके टाइम के लिटरेचर, जैसे अकबरनामा, इस पे आप 11 मार्कर ही लिखिएगा। ठीक है, 3 पार्ट्स में है ये बुक। ठीक है, एन अकबर इसका थर्ड पार्ट है, तो 11 मार्कर के हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं अब जहांगीर
क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आप लोग मेंस दे रहे हैं तो, और नहीं दे रहे हैं तो अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर खुद से ना हो रहा तो आप हमारे साथ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ओके। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर के टाइम से सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आर्किटेक्चर। इसे बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में। ठीक है। शाहजहां के टाइम अगर पूछा जाएगा तो मोस्टली आपको फोकस करना चाहिए पेंटिंग्स पे। इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा आपको। रही बात औरंगजेब की, तो इसके टाइम से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है इसकी डेक्कन पॉलिसी अगेंस्ट मराठा स्पेशली, ठीक है। क्योंकि 28 साल, अपनी ज़िंदगी के 28 साल औरंगाबाद में पड़ा रहा, डेक्कन में। तो दिल्ली कितना कमज़ोर हो रहा था इसकी एब्सेंस में। दूसरा इसकी रिलीजियस पॉलिसी, उसके बारे में तो हम बहुत जानते हैं। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं कि जैसा लोग बोलते हैं, अरे रोज़ 10,000 ब्राह्मणों को मारता था। ऐसा भी नहीं है यार। रोज़ कोई 10,000 ब्राह्मण को मारने जाएगा तो बचेंगे कितने? बड़ा चढ़ा के भी नहीं पेश करना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ और रह गई। नूरजहाँ, इस लेडी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये पर्दे के पीछे से इसने पूरी पॉलिटी कंट्रोल की थी उस टाइम पे। तो नूरजहाँ का कंट्रीब्यूशन जरूर जान लीजिएगा पॉलिटिक्स में। ठीक है, इसका इसका पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूशन। और मैं आपको एक चीज़ एम्फोसाइज कर दूं दोस्तों, अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हो ना, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। भले एक अटेम्प्ट लगे, दो अटेम्प्ट लगे, लेकिन अगर आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, आपसे बुक्स पे रिलाई कर रहे हो कि मैं बुक से ही पढ़ लूंगा, बुक से ही रिवाइज भी कर लूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ बुक से रिवाइज नहीं कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप साल भर आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, डजेंट मैटर, अगर आपने उस चीज को लास्ट के एक मंथ में रिवाइज नहीं किया है ना, तो आपकी वो पूरी मेहनत जीरो है। इसलिए हैंड रिटन नोट्स बनाने से भागना मत। मुझे पता है कि काफी लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं कि बुक से पढ़ लेंगे, आलस आता है, कंटाल लगता है, टाइम खराब होता है। नहीं होगा यार। लेकिन अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए ना, तो लास्ट के मंथ में रिवीजन की बजाय रोते हुए नजर आओगे। सॉरी फॉर बीइंग हार्श। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मराठास। मराठास में हमें एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि फेमस है अष्टप्रधान। ऑलराइट, अष्टप्रधान, इसके बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है आपके लिए। देन उसके बाद जरूरी हो जाता है कि मराठास का राइज अंडर पेशवास। पेशवास के अंडर में जो इनका राइज हुआ है ना, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद पेशवास का राइज एज वेल एज इनका डिक्लाइन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट। डिक्लाइन इसलिए हुआ यार, क्योंकि देखो, एक तो सोशली ये लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, पेशवास वर एक्चुअली ब्राह्मण्स। ये कहीं ना कहीं जो दलित थे उनको रिक्रूट नहीं करते थे। अभी शिवाजी महाराज महान इसलिए हैं बिकॉज उन्होंने जाति के नाम पे कभी अपनी आर्मी नहीं बनाई थी। उनकी आर्मी में हर वो आदमी था जो लड़ सकता था, इरिस्पेक्टिव किस कास्ट को बिलोंग करता है। बट पेशवा का कहीं ना कहीं एटीट्यूड था कि दलितों को रिक्रूट नहीं करते। और इसीलिए आपने सुना होगा बैटल ऑफ कोरेगांव सबसे फेमस बैटल है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट किया दलित्स को, जिनको सब्जुकेट किया गया था पेशवास के द्वारा, और उन्होंने उन्हीं दलित्स को यूज करके बैटल ऑफ कोरेगांव में पेशवास को हरा के लगभग खत्म कर दिया। और इसी बैटल ऑफ कोरेगांव जो 1 जनवरी को हुई थी, इसी जगह पे अंबेडकर जी गए, उन्होंने इस पे माथा टेका, और तब से वहां पे दलितों के लिए वो जगह बहुत ऑस्पिशियस हो गई। और अभी भी हर साल 1 जनवरी को वहां पर कुछ ना कुछ बवाल जरूर होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट कास्ट है स्पेशली ब्राह्मण्स, वो मानते हैं कि दलितों ने गद्दारी की अंग्रेजों के साथ मिलकर, और वो ये मानते हैं कि नहीं, हमने अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, बैटल ऑफ कोरेगांव। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशली ऑर्थोडॉक्स नेचर था पेशवास का, वो उनके डाउनफॉल का एक रीजन बना। शिवाजी महाराज से वो सीख नहीं पाए कि वॉरियर इज ए वॉरियर, किस कास्ट से आता है डजेंट मैटर, इफ ही इज एबल टू फाइट, जस्ट रिक्रूट हिम। नेक्स्ट इज, काफी एरोगेंट बिहेवियर था। जैसे अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, तो उस टाइम हमारे जो होलकर जी थे, उन्होंने भी ये कहा था, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे ये, कि अगर इन पेशवाओं का बस चले ना, तो ये हमसे अपने मैले कपड़े साफ करवाएं। ओके, ये बात होलकर डायनेस्टी के रूलर कह रहे हैं पेशवास के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका जो एरोगेंट बिहेवियर था, और इस एरोगेंट बिहेवियर की वजह से जब अब्दाली के खिलाफ लड़ाई हुई ना, तो इनको नॉर्थ इंडिया में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इवन राजपूत ने तक उनको सपोर्ट नहीं दिया था मराठास को, क्योंकि ये जहां जीत जाते थे ना, वहां पे ये सरदेशमुखी और इस टाइप की चीजें डिमांड करने लगते थे।
हद से ज्यादा टैक्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते थे। राइट, तो जो एरोगेंट बिहेवियर था उस वजह से इनको कभी अच्छे अलायंस पार्टनर मिल नहीं पाए जब अब्दाली का इन्वेजन हुआ। नेक्स्ट वॉज इनका कॉन्फेडरेसी सिस्टम। आपको पता ही है काफी सारे पार्ट में डिवाइड था। सिंधियास थे, होलकर्स थे, गायकवाड़ थे, भोसले थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्फेडरेसी सिस्टम था ना, ये तब तक ही फंक्शन कर सकता था जब पेशवा की गद्दी पे बैठा हुआ रूलर स्ट्रांग हो। राइट, बट वी नो कि आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पेशवा बाजीराव के बाद इसमें कोई ज्यादा स्ट्रांग रूलर आए नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्फेडरेसी इस वजह से अपने आप में ही ब्रेक होने लगी, ठीक है। सब अपने अपने देखने लगे, पूरे मराठा एम्पायर से किसी को फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट वॉज इंटरनल स्ट्राइक। आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई थी। आप कुछ केस पढ़ोगे भी जहाँ पे होलकर के भाई को पेशवा मर्डर करवा देता है, फिर यशवंतराव होलकर उस पर हमला करके पेशवा को हराते हैं, ठीक है। तो आपस में ही लड़ाइयां शुरू हो गई, तो डाउनफॉल तो फिर होना ही था। और ये मराठास की बिगनिंग जो है, इसकी बिगनिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो शाहू और ताराबाई की लड़ाई हुई थी ना, इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार। ज्यादा बड़ा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट ज्यादा से ज्यादा कहीं 3 मार्कर में आ गया तो आ गया, वरना इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये दो इन्वेजन नहीं होते तो नादिर शाह इन्वेजन की वजह से तो पूरा मुगल एम्पायर ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया था। और दूसरा, अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन की वजह से मराठास जो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया एम्पायर क्रिएट कर सकते थे, वो कर नहीं पाए, और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते चले गए। अब नेक्स्ट हमारे इसी यूनिट के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है ब्रिटिशर्स के बारे में भी, कि इस टाइम पर हमारी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के बारे में क्वेश्चन किया गया। पॉलिटिकल कंडीशन मेंशन नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ, वो हम पेपर 3 में देखेंगे। बट कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस तो हमें इसी पेपर में तैयार करनी है, ठीक है। तो चलिए, इकोनॉमिक कंडीशन में आपको मोस्टली पूछा जाएगा कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उनकी जो भी पॉलिसीज थी उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हमारे यहाँ, किस किस पर। एक तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई पूरी, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, जो घरों में ही आप थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते रहते हो। जैसे आप देखोगे छोटी छोटी इंडस्ट्री में वो बच्चे वो खाते हैं ना, वो नरगटे जैसा कुछ बोलते हैं उनको, वो जो तल ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह की पॉपकॉर्न टाइप जैसी चीज होती है वो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो घरों में ही बन रही है ना, इसे कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ओके। तो एक तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन होना शुरू हो गई। इस वजह से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट में लगी हुई थी, वो भी अपना पूरा खो बैठे अपना काम, और वो अल्टीमेटली कहाँ, एग्रीकल्चर में ही आ गए वापस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ओवर पॉपुलेशन हो गई। तो जहां हमें अर्बनाइजेशन की तरफ जाना था, हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी थी, ठीक है। हमारे यहाँ के बनाए हुए कपड़े की डिमांड सबसे महंगे कपड़ों में होती थी यूरोप में, ठीक है। तो उल्टा अर्बनाइजेशन को बढ़ाने की बजाय हमारा डी अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, ओके। नेक्स्ट वॉज इनकी ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी ऐसी बनाई कि हम यहाँ से सस्ता खरीदेंगे एकदम, और फिर बाहर जाके महंगा बेचेंगे। तो आपने वर्ड सुना होगा दस्तक, इसका जम के मिसयूज किया इनके ऑफिशियल से। तो उस वजह से फिर जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब कुछ जीत लिया था ना, उसके बाद पहले तो ये क्या करते थे, बाहर से कुछ लाते थे, इंडिया का सामान खरीदते थे और ले जाते थे। अब इनको बाहर से ना गोल्ड लाने की जरूरत पड़ रही है, ना ही एक्सचेंज करने के लिए कोई प्रोडक्ट लाने की जरूरत पड़ रही है। पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये हमारे ही लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे, उसी टैक्स से हमारा सामान परचेज करते थे और बाहर भेज देते थे। मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, से कोई एक्सपेंस तो हो ही नहीं रहा था उनका, ठीक है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। और फिर लास्टली ये हमारे यहाँ की जमीनों से रेवेन्यू निकालने के लिए लेकर आए परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, देखिए रेतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट है, लेकिन उसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। बट परमानेंट सेटलमेंट पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ऑलराइट। इसके बाद एक चीज और रह जाती है। मैं ऊपर बताया था कि नहीं बताया था, एक मिनट, जस्ट गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस बनता है यूनिट 2 का, ठीक है। तो इतना तैयार कर लीजिए, बुक्स के पीछे ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, एंड स्पेशली उन टीचर्स को कम से कम फॉलो मत कीजिए जो सिर्फ आपको
डरा रहे हो कि नहीं नहीं मेंस तो बहुत मेहनत मांगता है, उसमें इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी, कोई आंसर राइटिंग नहीं करनी यार। जो क्वेश्चन आपको लगता है 3 मार्क में आने का है, उस उन टॉपिक्स पे जो मैंने आपको बताया अभी तक दोनों यूनिट के, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट्स तैयार कर लो यार, सिंपल से। ठीक है, अगर रूलर पे आता है क्वेश्चन, सपोज किसी रूलर पे आ गया, तो ये बता दो कि उसका टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक उसने रूल किया, ठीक है, किसका सक्सेसर था, उससे पहले कौन रूल कर रहा था, ठीक है, और उसकी कोई एक अचीवमेंट, कुछ तो हुआ होगा ना उसके टाइम पे, पॉलिटिक्स में कोई अचीवमेंट हुई होगी, या इकोनॉमी में कुछ हुआ होगा, या आर्ट एंड कल्चर में उसने कुछ कुछ बनवाया होगा, ठीक है, या कोई किसी पेंटर या कोई जैसे नवरत्न वाले राजा हैं, नवरत्न हैं, तो उनमें से किसी को होल्ड कर रहा होगा। तो इस तरह की एक थीम रखो दिमाग में और अपना कंटेंट प्रिपेयर करो। ब्लाइंडली बुक में जो लिखा है वो मत पढ़ो यार। अगर 6 मार्कर का क्वेश्चन है, जस्ट 5 से 6 कीवर्ड्स याद रखो, 5 से 6 पॉइंट बना लेना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 11 मार्कर मैंने एम्फेसाइज कर ही दिया है आपको कि 11 मार्कर के लिए कौन से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उन पे मेहनत कर लो। और राइटिंग की बात रही तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपके पास 3 तरीके हैं, या तो जिस चीज पे क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन दे दो, ठीक है, या फिर आप उसका ओरिजिन बता दो कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और या फिर अगर सोसाइटी का क्वेश्चन है तो उस पर डेटा और रिपोर्ट कोड कर दो, ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद एक कनेक्टिंग लिंक लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन आता है तो आप उसका ओरिजिन बता सकते हो कि आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकता है, ठीक है, ओरिजिन बता दिया। उसके बाद उसको डिफाइन कर दो कि यूसीसी है क्या। यूसीसी है कि एक कॉमन कोड की एप्लीकेशन, एक कॉमन लॉ होगा सभी रिलीजन के लिए, इरिस्पेक्टिव कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपको एक कॉमन लॉ फॉलो करना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर मैरिज, विद रिस्पेक्ट टू योर डिवोर्स, इनहेरिटेंस, योर प्रॉपर्टी एंड सो ऑन, चाइल्ड अडॉप्शन एटसेट्रा, ठीक है। डिफाइन कर दिया, ओरिजिन दे दिया, कनेक्टिंग लिंक बता दो कि गवर्नमेंट ने अभी उस यूसीसी पर सभी स्टेक होल्डर से कंसल्ट करने के लिए पेपर पब्लिश किया है, ठीक है। उसके बाद उसके प्रॉस एंड कॉन्स लिख दो कि अगर वो आता है तो उसके फायदे ये हैं, और अगर उसके नेगेटिव ये हैं, ठीक है। ट्राइबल कल्चर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा वो, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनकी अपनी प्रैक्टिस है, शादी को लेके, डिवोर्स को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, चाइल्ड अडॉप्शन को लेके, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप एक कंक्लूजन दे दो, और कंक्लूजन में कोशिश कीजिएगा कि आपके पास किसी और का दिया हुआ कोई स्टेटमेंट या कोट हो। बस ये बन गया आपका मेंस का 11 मार्कर आंसर, इससे बेटर आंसर नहीं होगा, काफी है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, अच्छे से तैयारी करो, एंड गॉड विश कि आप जो भी अटेम्प्ट, जोन सा भी आपका अटेम्प्ट है, आई रियली विश कि आप सिलेक्ट हो, ठीक है। अगर हमारे मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आपके पास ये नंबर है मेरा, 7709 77699, ओके। आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे कर सकते हो, इजी एज पाई 1, और यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, कोई डाउट हो तो, ठीक है। बट अगर आप मेंस दे रहे हो, आई रियली विश कि आप कामयाब हो, और जितना मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट एनालिसिस कर सकता था मैंने किया है, ताकि कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है। बस एक चीज अवॉइड करना कि ज्यादा से ज्यादा नोट्स या मटेरियल के पीछे मत भागना, ठीक। जितने नोट्स पढ़े हैं, जो भी बुक्स आपने रीड की हैं, उन्हीं को रिवाइज करो बार बार। ऐसा कभी नहीं होगा कोई नोट आपने एक आध बार पढ़ा होगा वो आपको याद रह जाए, इम्पॉसिबल है। कोई भी चीज आपने जो पढ़ी है उसको 10 से 12 बार रिवाइज कीजिए आप, और आपका काम हो जाएगा आराम से। सो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।